नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोरबा के गणमान्य नागरिक, तमाम पदों पर रहकर राष्ट्र और कोरबा की सेवा करने वाले शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, जो आप समझ लें, श्री एम डी माखीजा जी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम। बाकी सब ठीक। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर खबर आज भाजपा से जुड़ी हुई, राजस्थान का मामला हो या मध्य प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ का हो, आज विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ ग्रहण करने वाले, उनसे जुड़ी खबर अखबारों में प्रमुखता से। और आज 22 साल हो गए संसद पर हमला हुआ था। पाकिस्तानियों ने अपने दूतों के जरिए, अपने चमचों के जरिए, अपने आतंकवादियों के जरिए जो हरकत की थी, उसकी बरसी मनाई जा रही है। और भी कई खबरें हैं। वाइडन आने से इनकार कर दिए हैं। हमारे यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे, वो खबर भी प्रमुखता से लगी है। और कल अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में संसद में कुछ ऐसे बिल पेश किए हैं जिस पर भी खूब चर्चा हो रही है कि कितना परिवर्तन होगा आईपीसी में। हेडिंग देख लें। विष्णु का आज राज तिलक, सीएम के साथ 2 मंत्री भी लेंगे शपथ। राजभवन में राज्यपाल से मिले साय। पीएम और नड्डा समेत 6 राज्यों के सीएम शपथ समारोह में होंगे शामिल। एक अखबार ने इस हेडिंग से पहली खबर लगाई है, साय के गांव बगिया में जश्न। ये खबर भी हमारे प्रदेश की। राजनीति की भूल भुलैया में चौंकाने का पैंतरा, विश्लेषण एक अखबार का। भाजपा ने जो कुछ ये राजस्थान में कल किया और तीनों राज्यों में जो प्रमुखता से परिवर्तन किए गए हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। राजस्थान पहली बार के विधायक भजन लाल सीएम, दिया व प्रेमचंद डिप्टी सीएम। ये राजस्थान से जुड़ी खबर है। इसके अलावा मणिपुर में मेडिकल की पढ़ाई अटकी, न टीचर्स न ही परीक्षाएं। 4 मिनट 40 सेकंड में वारदात, 20 लाख से बड़ा एटीएम उखाड़ कार में रखा और फरार हो गए। ये खबर भी छत्तीसगढ़ की है। सुकमा में आईईडी की चपेट में आकर डीआरजी जवान घायल। अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड, तापमान 8 तक गिरा। रायपुर में रात में पारा सामान्य से नीचे। मंत्री बंगलों का टोटका, कुछ में जो रहे फिर वो चुनाव नहीं जीते, कुछ में रहकर कभी हारे नहीं। रायपुर से खबर है। खाते में गलती से पैसा ट्रांसफ़र का झांसा देकर कर रहे ठगी, बैंकों के नाम से भी ट्रांजैक्शन का मैसेज भेज रहे हैं ठग। आज सजेगा विष्णु दरबार, एक अखबार की पहली हेडिंग। दिल्ली से आने वाली 4 फ्लाइट फुल, 2 का किराया 24,000 तक पहुंचा। शपथ ग्रहण समारोह का साइड इफेक्ट, अतीत को नहीं भूलते, संबंधों को सहेज कर रखते हैं। अतीत को नहीं भूलते, संबंधों को सहेज कर रखते हैं साय। जूदेव परिवार से मिले विष्णु, माधवी ने दिया आशीर्वाद। नया बंगला मिलने के बाद ही भूपेश खाली करेंगे सीएम हाउस। इसी तरह की खबरें अखबारों में प्रमुखता से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर। महंत उमेश, दलेश्वर और लखेश्वर को लेकर चर्चा तेज। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, 19 मई से पहले होने हैं चुनाव। साय से मिलने के लिए तीसरे दिन भी लगा रहा तांता, जूदेव परिवार से मिलने खुद पहुंचे सीएम। ये खबरें फ्रंट पेज की। आज विष्णु दरबार सजेगा। विष्णु भगवान के बारे में हम लोग पढ़ा करते हैं, जो सनातनी हैं, जो दुनिया के पालनहार हैं, और वो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं और वहीं से वो बैठे बैठे सारी व्यवस्था को पूरे ब्रह्मांड की देखा करते हैं। ये तो भगवान विष्णु की बात है। अब वो विष्णु जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं, 5 साल अब उन्हीं का राज चलेगा। कानून है हमारे यहाँ, इसलिए कानून से बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन उस कानून के क्रियान्वयन के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं पर क्रियान्वयन हो, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं और वो जन जन तक पहुँचे। ये सारी जिम्मेदारी अब विष्णु को आज प्रदेश देने जा रहा है। प्रदेश ने दे दिया है, लेकिन अब वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज छत्तीसगढ़ में जो भाजपा शासित प्रदेश है, उनके मुखिया, कई केंद्रीय मंत्री, कई बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी तो आ ही रहे हैं। ये सारे लोग आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी फिजा बना के जाने वाले हैं कि 5 साल तक लोग उससे आनंदित होते रहें। और आनंदित करने के लिए उन्होंने जिसको सूत्र बनाया है, जिसको माध्यम बनाया, उनका नाम है विष्णुदेव साय। उनके स्वभाव के बारे में भी बहुत सारी खबरें हैं, इस पर हम चर्चा करें। उसके पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पहली बार विधायक जिसको बनाया गया
लोगों ने चुना, उसको भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। उनको खुद को भरोसा नहीं रहा होगा कि मैं इस पद पर बैठूंगा। उनका भी दृश्य उसी तरह का था जैसे मोहन यादव तीसरी लाइन में बैठ करके फोटो सेशन में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वैसे ही वो भी तीसरी चौथी, वो तो चौथी लाइन में बैठे थे। और अचानक उनका नाम वसुंधरा राजे के जरिए लाया गया और फिर वो मुख्यमंत्री के लिए नामित हो गए। राज्यपाल ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए, अब आप शपथ लीजिए। ये जो दृश्य है, ये इसको भी एक प्रतियोगिता की तरह प्रस्तुत किया भाजपा ने। जैसे अमूमन होता है कि कुछ भी पता नहीं और अचानक एकदम से विस्फोट कर देना, कब ये नई चीज़ आ गई। हाँ, नहीं, प्रतियोगिता में तो सामने आमने सामने रहता है जी। ये तो एक समझ लीजिए कि झटका देंगे देने वाली बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है तीनों जो बने हैं, विष्णु बताइए, छत्तीसगढ़ का एक विष्णु यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से विष्णु की जो कार्यप्रणाली रही है, विष्णु का जो सिस्टम रहा है, निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी पूरा मैंने उनका जानकारी परिवार परिचय सुना था जी। वास्तव में कुछ भी हो जी, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं कि तीनों ही, विष्णु तो खास तौर से कहूँगा इसलिए छत्तीसगढ़ की बात है, और छत्तीसगढ़ में इस बहुमत जिस तरह से मिला है जी, उस आश्चर्यजनक बहुमत को वो और बना के रखेंगे और उसको सोच करके ऐसे कार्य करेंगे जिससे ये भविष्य में भी अपने इस तरह चुनाव जीत सके। तो निश्चित रूप से विष्णु के रूप में एक देव है, वो तो यथा नाम तथा गुण उनको साबित करना पड़ेगा। नहीं, वैसे भी आप जब नाम सोचते हैं ना तो नाम का प्रभाव रहता है, बिल्कुल कहा ही गया ना। हाँ, अंतर्मन में भी आता है कि मैं विष्णु तो उस तरह मैं कार्य करूं, नहीं तो बदनामी विष्णु की नहीं होगी, देवता की होगी। तो ये एक भावना जो आती है बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा आदमी मिला है। निश्चित रूप से वो जो एक सबसे अच्छी बात ये होगी, मैं समझता हूँ, जैसे अभी चर्चा आपने हमारे लखनलाल देवांगन का भी कहीं चांस लग जाए, क्योंकि जिन्होंने इस सीट पे जिस तरह से जीता है जी 25 या 26 वोटों से, ये वास्तव में गौरव की बात है और निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा, मेरा ऐसा सोचना है। अब देखिए वो तो उनकी विष्णुदास सेवा की और साथ में जो टीम आएगी उनके माध्यम से क्या होता है, बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा जी परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। अब ऐसा कह सकते हैं कि 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं या बन रहे हैं, आज शपथ लेंगे 2 लोग और एक देखिए भजन लाल जी भी कल परसों ले लेंगे। अब विष्णु, मोहन और भजन, विष्णु जगत के पालनहार, मोहन भी भगवान कृष्ण को भी जगत का पालनहार कहा जाता है और भजन जी भजन करेंगे उनके साथ, मतलब कुल जी मोहन तो कृष्ण ऐसे सब राग रास भी करेंगे और लोगों को प्रभावित भी करेंगे। हाँ, उनका तो दृश्य दिखाई दे रहा है कि तलवार भांज रहे हैं और जो भाषा उनकी वो बोल रहे हैं वही भाषा आजकल लोगों को पसंद आती है। वो जो तलवार को दिखा रहे थे, वास्तव में बड़ी गजब की बात है। मतलब उसमें वो गुण वास्तव में कृष्ण के गुण है, आनंद भी लो और काम भी करो और ऐसा काम करो जो सबको अच्छा लगे। हाँ, लेकिन ये नाम के हिसाब से विष्णु जी और मोहन जी का तो ठीक है, लेकिन भजन जी क्या करेंगे? भजन ही गाएंगे, ढपलिए बजाते रहेंगे। वसुंधरा जी बोलेंगी कि आप ऐसे बजाओ, और भी जो उनके बड़े लीडर हैं वो जैसा बोलेंगे वैसा उनको बजाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी तो तुमड़िए तोड़ देंगे। नहीं, ऐसा आप जो कल्पना कर रहे हैं गलत है, इसलिए कि वो भले विधायक पहली बार बने हैं जी, लेकिन संघ से जो जुड़े हैं कितने सालों से, उसकी जो उनके पास मन में उसका जो उनके ज्ञान है और उसकी जो परिपाटी है, जो उनके कार्य प्रणाली है, वो कभी भी इस तरह के दबाव में आके नहीं करेंगे। तो निश्चित मानिए आप, तभी तो उन्होंने कुछ तो सोच के विश्वास किया होगा उन पर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि ये सोच के कि ये कठपुतली बन जाएंगे, तब तो संभव ही नहीं था। वो तो ऐसा सोच के दिए ही नहीं है। निश्चित वो पूरा संचालन जिस प्रणाली से वो अपना जीवन बिताए हैं और उसके ज्ञान का लाभ उठाएंगे और उसी परिपाटी से राजस्थान को इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अच्छा ऐसा काम करेंगे जिससे ये जो परंपरा बनी है कि अगले 5 साल में फिर परिवर्तन, वो इस बार नहीं होने देंगे, मुझे विश्वास है। देखिए क्या होगा, ये तो 5 साल बाद पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है, मैंने परिहास में बात कही थी, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान को वैसे भी हम लोग वीर भूमि के मामले में जानते हैं। करेक्ट, वो उसका इतिहास रहा है और इतिहास साक्षी है कि वहाँ जितने युद्ध हुए हैं ना, और जिस तरह से आज भी फौज में जा कर के लोग वतन की सेवा करते हैं, वो
मतलब उसकी संख्या क्या उसके बारे में वर्णन करना मुझे लगता है बड़ा बहुत समय लगेगा। कुल मिलाकर उसको जो छोटे शब्दों में कहा जाता है वीर भूमि राजस्थान को, तो वहाँ के लोग भी उसी तरह के हैं। उनमें वीरता कूट कूट करके भरी हुई है, स्वाभिमान कूट कूट करके भरा हुआ है। अभी महाराणा प्रताप के चेतक की टाप वहाँ सुनाई देती है, इस तरह का भाव लोगों के मन में है। तो सीधी सी बात है कि वहाँ फिर सीधा साधा आदमी तो राज नहीं चला सकता। स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए भारत ही पूरा स्वाभिमानी है। लेकिन राजस्थान के मामले में ज्यादा कहा जाता है कि वहाँ की आबो हवा ऐसी है। और राजस्थान तो ऐसा है कि अब बात निकाली आपने, राजस्थान तो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है जी। अग्रवाल समाज, अग्रवाल जी बंधु जो भी पूरे राजस्थान से निकल के पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में फैले हैं, और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं हर जगह आपको राजस्थान का कहीं न कहीं अस्तित्व दिखेगा। जी, और जी। अस्तित्व कमजोर नहीं, मजबूत अस्तित्व दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने हर जगह जाके उन्होंने अपने जिस तरह से कार्य किया है, वो राजस्थान की गरिमा को बढ़ाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाता है, और बढ़ाना भी चाहिए। अपने अपने राज्य का जब हम मान बढ़ाते हैं तो मान देश का बढ़ता है, क्योंकि देश राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। मंत्री बंगलों का टोटका, कुछ में जो रह रहे फिर वो चुनाव नहीं जीते, कुछ में रहकर कभी हारे नहीं, खबरें ये भी हैं। अब आपने जो कहा कि लखनलाल देवांगन जी को अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो संसदीय सचिव थे तो उनको भी एक जगह मिली थी, लेकिन उसके बाद वो चुनाव हार गए तो उनसे वो जगह छिन गई। स्वाभाविक है, सरकार भी बदल गई थी। सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो जो लोग पहले से एक मात्र व्यक्ति हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, जो पिछले 25 वर्षों से एक ही जगह टिके हुए हैं। जब उनकी सरकार नहीं थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो भी उनका वो बंगला उनके पास था, और उस पर बीच में टिप्पणी भी की गई थी। कुछ लोगों ने उठाया भी था मामले को कि भाई ये इसमें अभी तक क्यों टिके हुए। तो उन्होंने बताया था कि भाई उनको थोड़ा सा पारिवारिक परेशानी, उनकी पत्नी का मामला हॉस्पिटल नज़दीक होने के कारण, और वो सब एक एक जर्रे से उसके वाकिफ़ हैं, इसलिए उनको आने जाने में सुविधा नहीं होती। और उसका किराया जो होता था, किराया दे रहे थे, तो वो बंगला उन्होंने छोड़ा नहीं था। और ये तय माना जा रहा है कि वो फिर से मंत्री बनेंगे ही, और वो उनकी जगह वो बरकरार रहेगी। और कई लोग तो देख रहे हैं भाई जिसमें मैं रह रहा था वो पहले वाला अब शकुन निकला साला उसमें, तो उसके बाद हार गया था, तब इस बार उसमें नहीं जाऊंगा। तो ये सब चल रहा होगा, उसी से जुड़ी खबर है। तो टुटके तो सब में चलते हैं, टुटके तो सब में चलते हैं। ने सर्वाधिक मतों से जीत की है, लगभग 67,000 वोटों से, सबसे अधिक मतों से। कितनी बड़ी बात है जी, कितने बड़े गौरव। और वास्तव में बृजमोहन का तो हम तो 7वीं-8वीं बार जीतना, और हम तो वहाँ उनके साथ कई बार अवसर मिला अकादमी की दृष्टि से। उनका भी स्वभाव इतना अच्छा था, कोई भी आए, कोई भी उसका काम तुरंत करते थे। ऐसा नहीं कि मैं कर दूंगा, जैसा हमारे जयसिंह अग्रवाल का स्वभाव था, वो बिल्कुल उसी स्वभाव से हमेशा लोगों को प्रभावित। और भाजपा का है कि कांग्रेस का है या किस दल का, वो कभी नहीं सोचे जी, कौन सा वर्ग का है, कौन से क्या है, कभी नहीं सोचा। और हमेशा हर एक को सहयोग करने की भावना, हर एक का काम करने की भावना। और दूसरी बात, उसमें कुछ उनके भविष्य दृष्टा भी है। वो अपने कार्य करने की प्रणाली जो उनकी रही, मैं बताऊं कि निश्चित रूप से जहाँ जो भी कार्य उसे मिला, जो भी पद मिला, जो भी मंत्रालय मिला, उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाने का हमेशा प्रयास किया। जी जी जी, एक अच्छे प्रशासक के गुण हैं उनमें, काम कराना जानते हैं, और एक विजन है उनके पास। इसलिए यही कारण तो है कि वो लगातार वहाँ से चुनाव जीतते हैं। और प्रदेश में उनकी हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ सतत संपर्क में रहते हैं। कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो पहले नेता हैं जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में विद्यमान है। हर व्यक्ति के साथ टच उनका रहता है, हर व्यक्ति मतलब ज़्यादातर लोगों के टच में रहते हैं, तो उसका लाभ इनकी पार्टी को मिलता है। अब लखनलाल देवांगन जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात जहाँ तक है, तो लोग कयास तो लगा रहे हैं, लोगों को बड़ी उम्मीद है। कल भी वो एक कार्यक्रम में, यहाँ एक गौरव महाराज जी की कथा चल रही, वहाँ वो मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ घूम रहे हैं, हम लोग तो समझ रहे थे कि आपको संकेत मिल गया होगा। तो बोले नहीं, कल सुबह हम लोग निकलेंगे। तो स्वाभाविक 2-3 घंटे लगते हैं, सवेरे निकल गए होंगे, पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी छत्तीसगढ़ के नाम मंत्रिमंडल के आए नहीं ना? नहीं, अभी नहीं है, अभी संभावित। वो तो हम लोग पहले, हमारी बिरादरी पहले ही अपने बुद्धि के अनुसार लोगों का नाम लिखती है। एक ने तो विभाग भी बांट दिया है। अच्छा, हाँ, कि इनको ये विभाग मिलने वाला, उसमें लखनलाल देवांगन का नाम नहीं है। पुराने सारे नेता जो हैं, उसमें ओपी चौधरी को छोड़ दें, तो पुराने नेता सब जो पहले मंत्री रहे हैं रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल के,
तो वो सारे मंत्रियों के नाम है, उसमें एक नाम नहीं दिख रहा है, वो नाम है अमर अग्रवाल का। अमर अग्रवाल का नाम, उनकी संभावित सूची जो लोग दे रहे हैं। तो ये तो, और जैसा आप बता रहे हैं बहुत पुरानों में, बहुत तो नहीं, अमर अग्रवाल हुए, ब्रिजमोहन हुए, अपना मूणत हुए, ये तो खैर आएंगे, इसमें कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं, परिवर्तन आ सकता है, लेकिन क्योंकि तीनों ऐसे हैं जिसको अपने अपने प्रदेश, अपने अपने एरिया में नहीं सम्मानित हो रहे हैं, और कुछ न कुछ वो इस तरह के कार्य करते रहे हैं जिससे वो हमेशा। हाँ ठीक है, लेकिन भाजपा इस बार जो 3 शीर्ष नेताओं को बदली मुख्यमंत्री पद पे, जो लोग थे, शिवराज जैसा आदमी जिनको रोना पड़ा बाहर निकल करके, तो वो उन लोगों को अगर बाहर कर दिया गया तो सीधी सी बात है कि इन लोगों की फिर तो सोचना पड़ेगा इन लोगों को, लेकिन कुछ लोग तो उसमें जरूर रहेंगे। तो शिवराज जी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उनको जोड़ा जाएगा, मुझे विश्वास है। हाँ ठीक है, वो वहाँ की बात है, लेकिन हम यहाँ की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे तो जो भी लोग शामिल हों उसमें, तो कोरबा जिले के लोगों की तो ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है उनको, विश्वास है मैं कि भाई वैसे भी हम लोग परिहास में, मैं जो लखन लाल देवांगन से बात करने गया था चुनाव जीतने के बाद, तो मैंने उनसे कहा भी परिहास में ही कि जैसे वो कहावत है ना, कि कहावत क्या होता है, फिल्मों में देखते थे कि अमुक शहर का एक बड़ा गुंडा था, उस गुंडे को जिसने मारा वो वहाँ का गुंडा बन गया। तो मैं बोला आप मंत्री को हराए हो तो आपका मंत्री बनने का तो चांस बनता है भाई। उदाहरण गलत है, लेकिन आपने मंत्री को हराया है तो मंत्री आप बने, तब तो यहाँ के लोगों को वो लगेगा कि चलो भाई एक मंत्री हारे तो दूसरे तो हमें मिले। सही बात। तो वो अगर भाजपा कार्यकर्ताओं को खुशी है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता है तो उनकी खुशी दुगनी तब होगी। हमने जिताया है क्या? ठीक है, भाई जिताए तो हैं, तो उन्होंने जिताया है तो उनकी खुशी और दुगणित होगी कि भाई हमारे क्षेत्र का विधायक जो है, जिसको हमने जिता करके विधानसभा में भेजा है, वो मंत्री भी बने। ये ख्वाहिश तो है, तो अब देखिए ख्वाहिश पूरी होती है कि नहीं। मैं तो समझता हूँ पूरी होगी, भले बहुत बड़ा पद नहीं, बहुत बड़ा न मिले, लेकिन कुछ न कुछ उनको ऐसा दिया जाएगा जो उसके इस विजय को सम्मानित करेंगे। जी अब देखिए, आज तो अभी अब कुछ घंटे बाद पता लग जाएगा। हालांकि जिनको बनाया जाना होगा उनकी तरफ तो संकेत पहुंच गया होगा। अब सभी का शायद आज घोषणा भी न हो, सब मंत्रियों संभव ये भी संभव है। प्रमुख जैसे 2-3, जैसे वहाँ में मध्य प्रदेश में 2-4 मंत्रियों के नाम आ रहे अभी घोषित होंगे, ऐसा सुन रहा था। हाँ, लेकिन मंच पे कुर्सियां बढ़ाई गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुर्सियां ज़्यादा वहाँ पे रखी जा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है कि हो सकता है भाई मुख्यमंत्री को लेकर के 12 मंत्री बनाना है, तो 3 तो समझ लीजिए मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री, इनका लगभग फाइनल है। टोटल 12? हाँ, टोटल 12 ही बनना है। ऐसा कुछ निश्चित है? हाँ निश्चित, 12 से 13 नहीं बना सकते आप। अच्छा, और उप मंत्री वगैरह तो परसेंटेज है वो। उप मंत्री वगैरह वो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बना सकते। संसदीय सचिव आप बना सकते हैं। अच्छा, मंत्री नहीं बना सकते, मंत्री शब्द उनके साथ नहीं जुड़ेगा। अरे बाबा, तो वो जो मंत्री बनने हैं, जो तय हैं, जितनी सीटें तय हैं कि आप इतना % आप बना सकते हैं। 3 तो तय हो गए, बाकी 9। हाँ, अब बचते हैं 9। तो अब 9 में कौन लोग किसके भाग्य में लाल बत्ती लिखी है। अब लाल बत्ती तो खैर नहीं है, लेकिन लाल बत्ती जैसा रुतबा किसके नसीब में है ये पता लग जाएगा। तो अब इंतज़ार करते हैं हम लोग भी। अब थोड़ा सा बात कर ले लोकसभा में, जो 22 वर्ष पहले आज के ही दिन एक बड़ी घटना घटी थी। सारे लगभग राजनेता अंदर थे लोकसभा के, और बाहर गोलियां चलना शुरू हुई। पूरा देश स्तब्ध रह गया था, लगा था कि आज लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और ऐसा लगा कि आज इन उग्रवादियों ने अगर अंदर प्रवेश पा लिया तो क्या होगा हमारे लोकतंत्र का। सारे प्रमुख लोग अंदर हैं, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि किसी को हताहत होने से बचा लिया लोगों ने, ईश्वर ने बचा लिया। और ईश्वर ने जिनके जरिए हमारे लोकतंत्र की रक्षा की, वो 9 लोग ईश्वर को प्यारे हो गए, जिनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है लोकसभा परिसर में। और आज भी ये कहा जाता है कि बीच में बहुत सारी बातें उनको लेकर के हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया, उनके परिजनों ने, कि उनकी कोई मदद नहीं की गई। ये सब तमाम खबरें हमारे बीच में आई, तो स्वाभाविक है कि मन पीड़ित होता है। जिन लोगों ने आपको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, उनके परिजनों की मदद का अगर आपने वादा किया तो उस वादे को पूरा नहीं करना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, चाहे जिसने भी किया हो, किसी की भी सरकार रही हो। हाँ, किसी भी सरकार रही हो,
ये तो क्या है, वैसे भी एक छोटा सा सहयोग मिलता है अलग बात है, ये तो किस दिन लोगों की यानी पूरे सांसदों की जान बचाई जी। ये कम बात नहीं है, अपनी जान देकर, अपना बलिदान देकर, यानी उन्होंने जो सैनिकों ने या जो किया वह वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और आपने जो बात की ये एक दुर्भाग्य होता है, समझ में नहीं आता प्रशासन क्यों भूल जाता है या उसको उससे संपर्क नहीं हो पाता। ऐसा नहीं होगा, संपर्क तो होता ही होगा, लेकिन क्यों इतनी बड़ी बात को वो यानी निगलेक्ट करता है, ये वास्तव में बहुत गंभीर बात है मैं कहूँगा। जी जी जी, ऐसा होना उचित नहीं। यही नहीं, आप हर जगह देख लीजिए, जितने भी बहुत गंभीरता के साथ इनको नहीं लेते वह बड़ा दुर्भाग्यजनक होता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में तो ये कहा जा सकता है कि आज की जो सरकार है वो तो इन सब मामलों को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है। पहले की भी सरकारें लेती रही हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि बहुत बड़ा काम करते करते लोगों को लगता है छोटा काम है, आज नहीं कल कर लेंगे, और आज कल के चक्कर में उसमें भूल जाते हैं। तो उनको स्मरण कराना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को तो स्मरण रखना ही चाहिए। और अगर उनको आपने कोई वादा किया पूरा नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को लगता है कि हम भी अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे तो हमारे बच्चों के सामने भी वो संकट आके खड़ा हो जाएगा। हालांकि प्राण देने वाला कभी ये भाव नहीं रखता, उस समय उसके दिमाग में एक जुनून रहता है, उसको लगता है कि कर्तव्य निर्वहन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, करूँगा। ये इस देश की खासियत है, चाहे आपस में चाहे जितना लड़ने, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा कम्युनिस्ट ये कर ले, लेकिन जहाँ राष्ट्र का मामला आता है तो वहाँ तो फिर सबको ये लगता है कि बस मेरे प्राण अगर चले जाएं तो मैं सौभाग्यशाली रहूँगा। तो इस तरह का भाव रखने वाले लोगों का अपना मिजाज है, लेकिन उनके बाद वालों का ध्यान रखना राजनेताओं का काम है। जो लोग ये कह देते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे और नहीं करते, उनको ध्यान रखना चाहिए। और एक बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर बाइडेन नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे कोरबम बैठे बैठे आप चले गए वाशिंगटन। चूंकि भारत आना था और राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा मामला है, जो भारत आज की तारीख में पूरी दुनिया में चमक रहा है, पूरी दुनिया मान रही है कि भारत इस समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे आने का तय हो जाने के बाद बाइडेन का नहीं आना, मुझे लगता है कि अमेरिका जैसा जो मैं तो उसको अमेरिका के लिए कई बार मेरे जहन में आता है शब्द भेड़िया। ये भेड़िया है अमेरिका मेरी नज़र में, जो सिर्फ अपने बारे में विचार करता है और चलता है तो दुर्गंध फैलाता है। तो अमेरिका को मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वो विशुद्ध रूप से व्यापारी है। लाभ है तो जाएगा करेगा, नहीं लाभ है तो उठा के आपको किनारे कर देगा। तो बाइडेन के यहाँ ना आने के पीछे भी हो सकता है पाकिस्तान उसकी कूटनीति हो सकता है, और कहीं किसी के साथ वो ऐसा संबंध बनाना चाहता हो जिसके संबंध भारत के साथ कहीं थोड़े बहुत कटुतापूर्ण हो। नहीं, तो ऐसा तो मैं नहीं समझता, क्योंकि बाइडेन तो हमेशा सहयोगी बने हैं मोदी जी के साथ, तो उन्होंने हमेशा इस तरह नहीं बीच में औकात बताता रहता है। नहीं, मुझे लगता है ये जो अभी पुतिन ने जो एक मोदी जी का तारीफ की जी, बहुत अधिक तारीफ नहीं की, बहुत अधिक तारीफ की जी, यानी उसको तो पुतिन के द्वारा तारीफ मतलब अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। एक जिसको उन्होंने कोई सम्मान, कोई यूक्रेन के युद्ध में कभी उनका यानी स्वीकृति दी लेकिन विशेष साथ नहीं दिया, और यूक्रेन के लिए भी मोदी जी अपने व्यवस्था करते रहे, तो उस शायद हो सकता है उनको यह बात गलत लगी हो। हाँ, वही कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ कारण होगा, उसका बड़ा कारण होगा। चाहे वो आंदोलन था सिखों का जिसमें निज्जर और उनकी बात आ रही है, उसमें भी उनका बल्कि कनाडा के पक्ष में वो बात कर रहे थे। वही ये बहुत बड़ी बात है, ये भी अपने लिए दुर्भाग्यजनक बात है, लेकिन उन्होंने तो उसके साथ अपने पूरे तथ्य देकर किया है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके दिमाग में या अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, उसके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई आपने जैसा कहा ना पुतिन और कनाडा की बात, तो वो उनको अप्रिय लगती है, उनकी अपनी कूटनीति है, उनके अपने राष्ट्र का अपना प्राथमिकता है। स्वाभाविक है, जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं वो भी सोचते हैं। हम कम सोचते थे पहले, वो ज़्यादा सोचते थे, अब हम भी ज़्यादा सोचने लगे हैं कि हमारे राष्ट्र का हित किस में है। भाई हम उधर उनके साथ फिलिस्तीन के साथ भी संबंध बनाए हुए हैं, इजराइल के साथ भी संबंध है, इधर यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध है। पुतिन आके हमारी तारीफ करके ही जा रहे हैं। तो अमेरिका तो चाहता था कि हमारे साथ खड़े हो जाओ आप नाटो में,
लेकिन अमेरिका के साथ देने से इनकार कर दिया भारत ने। भाई ठीक है, हम यूक्रेन के साथ भी हैं, और फिर वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थों का लाना और उसको बेच करके खूब लाभ अर्जित अर्जन करना, ये किसी गुजराती को ही आता है। एक कूटनीति जी जी जी, एक कूटनीति है। और वास्तव में एक बात तो है, बस एक चाइना है जिसके साथ थोड़ा सा अब वो भी ढीला हुआ है, चाइना भी जी। देखो अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि वो जो अभी प्रधानमंत्री मुख्य थे, वो शायद उनका परिवर्तन होने की संभावना को डर भी है, इसलिए चाइना थोड़ा सा लग रहा है कि वो अब थोड़ा झुकेगा, क्योंकि वहाँ उसकी स्थिति खराब है। तो चलो उसके मन में भी यदि अच्छी बात आ जाए तो हमारा देश का गौरव बढ़ेगा। नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति की बात नहीं, वहाँ की तो पॉलिसी है, जैसे अमेरिका की पॉलिसी है वैसे उनकी भी पॉलिसी है कि अपने आसपास वालों के ज़मीन पे कब्जा करो और अपना वो ड्रैगन राज बढ़ाओ, ये तो उनका भाव ही है। मिलता क्या है मैं समझ नहीं पा रहा अब उनकी अपनी पॉलिसी है। एक बात हम चर्चा कर रहे हैं आपस में जी कि इससे क्या देश को क्या मिलता है आप उनको कब्जा करने में। व्यवस्था करनी पड़ती है, वहाँ उनका ध्यान करना पड़ता है, और वहाँ कितनी परेशानियाँ होती हैं और कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितना खर्चा करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। तो उससे लाभ क्या मिलता है? वो इतना बड़ा चाइना का जितना बड़ा राष्ट्र दिखता है, रशिया और चाइना का, वो तो आधा विश्व तो उनके हाथ में, दोनों के हाथ में। हाँ, चाइना के बारे में कहा जाता है कि उसका जो मूल जितना था चाइना जितने में, वो उसको 40% बढ़ा चुका है। बताइए आसपास के, भाई अब तिब्बत को कब्जे में कर लिया, म्यांमार को, उधर वो वियतनाम को, पता नहीं किन किन राष्ट्रों को अपने कब्जे में करके, इधर हमारे पड़ोसी को नेपाल को उसकी ऐसी तैसी किए पड़ा है, उसकी बारी जमीन ले लिया। हमारी कितनी जमीन, अक्साई चीन जिसे हम कहते हैं, उसको कितनी जमीन ले लिया। तो ये उसकी हड़पने की नीति है, पास पड़ोस वालों को परेशान करता है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ के वर्तमान में हुक्मरान हैं, ये उनको बता दिए कि तेरी छोटी छोटी आंखों से डरने वाले हम नहीं हैं, तुमसे बड़ी आंखें हमारी हैं। तो अभी तो नहीं चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस के लोग तो कहते हैं जी। मुझे एक दुखद बात लगती है, लंका हुआ, नेपाल हुआ, जिसके साथ भारत के इतने अच्छे संबंध रहे और हमेशा सहयोगी बने रहे, हमेशा साथ देते रहे, वो कैसे चाइना के चक्कर में फंस गए, केवल उनकी सुविधा लेने के लिए, एक लाभ लेने के लिए कि वो आके बना के जाता है कुछ, उसको सहयोग देता है, उसके बाद उस पर कब्जा करने की शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी चाइना नहीं है। अभी भी वहाँ के लोग हमारे पक्ष में रहते हैं, लेकिन मजबूरी उनकी है कि उनके पास कुछ है नहीं। अब हम भी अगर नहीं रोके अपने आप को, फिर मन उधर नहीं जाना था, अब दूसरी खबरों की ओर आते हैं। लेकिन अब फिर कह रहा है मन की थोड़ा चर्चा कर ही लें कि भारत जिस तरह से फ्री फंड में अभी बांट के राजनेता अपनी सत्ता की भूख को मिटाने में लगे हुए हैं। अभी चुनाव हुए ना, किस तरह से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जैसे लग रहा था उनके बाप का है। ये जो बांट रहे हैं, ऐसे पहले वहाँ हुआ है। और फिर उनका पेट भरने के लिए, अपनी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उनको लेना पड़ा चीन से मदद। अब चीन के अधीन हो गए हैं, करें क्या, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो वैसे ही हो रहा है जैसे सूदखोर के चक्कर में कोई पड़ जाता था पहले। यही बिल्कुल वही स्थिति है। सूदखोर वाली बात है। तो वो सूदखोर हैं, वो लपेट लिए हैं बिल्कुल, उनके चक्रवृद्धि ब्याज को पटा ही नहीं पा रहे हैं। तो जो जैसा कह रहा है वैसा करने के लिए विवश है। चलिए कोरबा कोर रुख करते हैं। 20 से मतदाता सूची का काम शुरू, 8 फरवरी को होगा अंतिम प्रकाशन। एक अखबार की पहली खबर, यानी लोकसभा की तैयारी भी शुरू हो गई है। वुमेन हॉस्टल स्वास्थ्य विभाग के हवाले, यहाँ आवासीय नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। लूटपाट का मुख्य आरोपी 4 महीने बाद गिरफ्तार, जेल के गेट के सामने। 4 माह पहले हुई थी घटना। मार्च में कॉलेज की परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा प्रबंधन। अडानी ने लेंको संयंत्र को खरीदने लगाई 4000 करोड़ की बोली। इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर रही लेंको कंपनी। अब स्कूलों के यूडाइज कोड में दर्ज हो रहा है छात्रों का ब्लड ग्रुप। लूट व मारपीट का मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। शाखा डाकघर में लटके ताले, ग्रामीण डाकिए गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। नई सरकार के आदेश के इंतजार में सरकारी दफ्तर, केंद्र की योजनाओं पर चल रहा है कार्य। जन चौपाल और समीक्षा बैठक की होगी शुरुआत। ये खबरें कोरबा पृष्ठ में छपी हैं। अब बहुत बड़ी खबरें तो आज कोरबा पृष्ठ पर नहीं हैं। ये 2 खबरें हैं। एक, अदानी ने लेंको संयंत्र को खरीदने लगाई 4000 करोड़ की बोली, और दूसरी, लूट व मारपीट का मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। तो पहली खबर तो इसी को ले लेते हैं, अडानी खरीद रहे हैं लेंको को। पहले तो यहाँ पे ये था कि कांग्रेस लेती, आज आप ले रहे हैं, क्या बात है। हाँ, मतलब अब तो ऐसा हो गया। कांग्रेस को लेके रहता है अपने जी, केवल और केवल, जब देखो तब अडानी।
लेकिन यहाँ तो अदानी को कोई दिक्कत ही नहीं थी। अदानी का तो कोयला खदानें और सारा कुछ चल ही रहा है उनका सरगुजा बेल्ट में। दिक्कत क्या है, लैंको सेंटर बिक रहा है। हाँ। बिक रहा है तो लेने में क्या बुराई है, क्योंकि वो तो अपना डेवलप तो आएगा ना कि अमित शाह और उन्होंने ऐसा दबाव बनाया लैंको प्रबंधन पर कि उन्होंने सस्ते में दे दिया इसको, यही कहा जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कहीं दूसरा ने किसी ने अधिक बोली है क्या जी, तो सस्ते में कैसे कह सकते हैं? किसी ने अधिक बोली हो या कोई बात हुई तब समझ में आता है सस्ता हुआ जी। लेकिन उसकी बोली 4000 करोड़ की बोली उसने की है, उचित होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। नहीं तो दूसरे वाले कह दिया जाता बैठ जाओ, बोली में तो ये भी होता है ना, वो अलग बात है। जब हुआ हो हो जाती है, हुआ वो देखिए क्यों बढ़ा रहे हो यार, आपस में बांट लेंगे। कल्पना क्यों करते कल्पना नहीं होता ही है, तो बोली वाले मामले में तो होता ही है। नहीं अब वो बोलेंगे कि हमने कहा था लेकिन उन्होंने नहीं किया जी। हाँ, हमने बड़ा ऐसे ऊपर बोली थी लेकिन हमको स्वीकार नहीं कर अडानी को दे दिया। वो बोलना अलग बात है लेकिन वास्तविकता अलग रहती है जी। नहीं, अडानी को मैं तो समझ रहा हूँ कि जिस तरह वो आगे बढ़े हैं निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा मोदी जी का या शासन का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केवल उस सहयोग से मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई बहुत ज़बरदस्ती कहीं दिलाया गया, ये कल्पना नहीं करना चाहिए अपने को। हाँ। देखिए वो उद्योगपति हैं, वो तो सब लोगों से संबंध रखते हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम। कल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री किस्मत से बन गए तो सीधी सी बात है कि उनके नजदीक अदानी चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अडानी आके कर गए, राजस्थान में अडानी आकर कर गए, संपर्क क्यों कैसे हुआ आखिर? क्यों जब राहुल बोल रहे हैं तो क्यों राजस्थान में उसको मुख्यमंत्री से बात करने को बोला उसने? क्यों स्वीकृति दी? क्यों नहीं उसको डांटा? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में डांटा जो उनके प्रदेश है? और उसके बाद फिर बोलते हैं कि अडानी वो भाजपा ये कर रही है या मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ जिसको उससे फायदा दिखता है वो करता है, चाहे अडानी हो चाहे कोई विरोधी हो। ये तो बिल्कुल देखिए ये व्यापारी हैं, उनके तो सबसे संपर्क संबंध होते हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मैं कोरबा में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो भाजपा को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, भाजपा प्रत्याशी को भी दे के आए, कांग्रेस प्रत्याशी को भी दे के आए, क्योंकि जो भी जीतेगा वो कहीं ना कहीं हमको काम पड़ता है उनसे। तो हमारे काम में वो कहीं गड़बड़ी कराने के लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं कि हमारे काम को थोड़ा सा गति मिल जाती है। जो बिल हमारा 6 महीना बाद पास होना है वो 2 महीने में हो जाता है। जो काम किए हैं उसका पेमेंट जल्दी हो जाता है और सुविधा भी मिली। तो वो सुविधाएं हमारी ठीक ठाक रहे, हमको हमारा सब काम ठीक ठाक चले, इसलिए लोग करते हैं। तो अदानी अंबानी जितने लोग हैं ये नी वाले नी से मतलब व्यापारी से है, वो सारे के सारे लोग सब लोगों से संपर्क बना के रखते हैं। जरूरी है। इसीलिए तो जब इनका वो आता है ना कि आपके कोष में भी कितना पैसा है, कितना आया इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है ना नजदीक, तो सबका आएगा कि कितना पैसा आपके पास आया। तो सब बड़े बड़े घरानों से ही पैसा आता है। अब कमलेश यादव 1000 रुपए दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा लेकिन माखीजा साहब 1 लाख रुपए दे सकते तो कहीं काम आ जाएगा। चलिए तो उदाहरण के लिए मैंने कहा, मौका है तो हम दे देंगे, ऐसे क्या? उदाहरण के लिए मैंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो पैसे सभी पार्टियों को देते हैं। एक बात ऐसे कहूँ, राहुल बोलता है आज उसके एक सांसद जी जिसका 351 करोड़ 351 करोड़ 351 करोड़ का, और अभी गिनती नहीं हुई है। नहीं शायद हो गई, पूरी हो गई। अभी वो सोना जो दिया उसका काउंट नहीं किए हैं, अभी कैश की गिनती हुई है। तो उस पर क्यों नहीं बोलते? उसको बोलते हमारे से मतलब नहीं है। अच्छा, आपने सांसद बना दिया उसको बिना उसके पहले कोई उसके हारने के बाद, उसको उससे मतलब नहीं है, तब आप उसके सहयोगी बने, आपने उसको उठाया, और जब उसके बाद में बात आई तो बोले हमारा कोई लेन देन नहीं है, और अडानी के लिए बोलते रहते हैं। क्योंकि बात हुई क्या जी वो तो होता ही है। अपने का मामला आता है तो बोले ये तो अब अपने से किनारे कर देते हैं, उससे वो जाने उसका काम जाने। ये कांग्रेस की नीति है। और दूसरे का होता है तो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि देखिए ये पार्टी ऐसी है। ये सभी करते हैं इसको, भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा करके कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनते हैं। पब्लिक भी जानती है, वो गाना ने पब्लिक है सब जानती है, सबको पता है। आज की तारीख में दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, इंटरनेट ने सबको बहुत समझदार बना दिया है। हर चीज़ें उनको उपलब्ध है मोबाइल पे, वो चले जाएंगे रात को आराम से यूट्यूब पे और सारी चीज़ें खोज के गूगल पे वो अपना देख करके हमसे आपसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं आम आदमी। तो उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, चाहे कोई किसी भी दल के लोग हों। कुल मिलाकर राजनेता और उद्योगपतियों का गठबंधन
कोई नई बात नहीं है, रहेगा ही रहेगा, आवश्यक भी है, आवश्यक भी है। मैं कहूँगा घनश्याम दास बिरला जी के साथ महात्मा गांधी जी के बहुत अच्छे संबंध आवश्यक, वही इसीलिए कह रहा हूँ। और वो पूरा उनको आगे बढ़ाने में उनका पूरा खर्च उठाते थे, ऐसा कहा जाता है। घनश्याम दास बिरला तो खैर महान व्यक्ति जी, वो स्वाभाविक है कि वो किसी उनका व्यक्तित्व तो किसी के पास अब मिलेगा नहीं। जी, तो इसको मजाक में कह देना अलग बात है, या किसी के ऊपर आरोप लगाना है तो आरोप लगा लीजिए। महाराणा प्रताप को अगर किसी ने मदद की तो भामा शाह ने की थी। तो जिसके पास धन होगा वही ना किसी की मदद करेगा जरूरतमंद की। और जरूरतमंद रोटी के लिए भी होता है और देश के लिए भी लड़ने वाला जरूरतमंद होता है, तो वो उसको उस भाव से लेना चाहिए। खैर, अदानी खरीदें, क्योंकि लैंको की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हम लोगों को, मुझे तो याद है जब इसकी जन सुनवाई हुई तो उस समय क्या क्या ख्वाब दिखाए गए थे कि हम ये चीज़ें राखड़ से बनाएंगे और उससे क्षेत्र का विकास होगा, हजारों हजार लोगों को काम मिलेगा, आसपास के लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन उसकी कंपनी के मालिक के ही जीवन में परिवर्तन आ गया, वो एक के बाद दूसरी यूनिट उनकी चल ही नहीं पाई। तो आज अगर अदानी ले ले, अंबानी ले ले, कोई भी ले ले, अगर वो ले करके उसको बेहतर करते हैं तो स्वाभाविक है कि उससे कोरबा का भला होगा, छत्तीसगढ़ का भला होगा, देश का भला होगा। तो वो ले इसको, बिल्कुल वो बीमार। बहुत समय से चर्चा हो रही थी कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो पहली बार अडानी का नाम आया, नहीं तो पहले तो कई नाम अलग आ रहे थे, उनको खरीद रहे हैं। नहीं, एक और छुरी और गोपालपुर के बीच में एक जगह एक्वायर की गई थी, धीरू पावर जेन उसको कहा गया, नाम उसका था। तो ये धीरू पावर जेन, धीरू भाई अंबानी नहीं बल्कि कोई और कंपनी थी, उस कंपनी की भी जमीन को और सारी सब कुछ उन्होंने करा लिया था, एनओसी उसका, तो उसको भी अदानी ने खरीद लिया है। ये तो मुझे पुख्ता जानकारी है, क्योंकि वहाँ हमारे साथ काम करने वाला एक बंदा, आज भी हमारा एक साथी वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, तो वो वहाँ की जानकारी मिलती है। उस ज़मीन को भी खरीद लिया इन्होंने, पूरे सिस्टम को। अब देखिए, अगर आ जाते हैं तो कुछ न कुछ क्षेत्र के लोगों को, हाँ, जो बेरोजगारी है वो थोड़ा सा कहीं न कहीं सहायक सिद्ध होगी रोजगार में तब्दील करने में। लूट व मारपीट का मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई हुआ। और ये कल से आप देख रहे हैं, 3 महीने पहले 26 अगस्त की बात, 26 अगस्त को घटना घटी थी रात को। और उसके बाद तड़ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसमें उनके खिलाफ लूट का अपराध दर्ज कर लिया गया। लेकिन लगातार 3 महीने तक बात करते फिर चुनाव भी आ गया। चुनाव के दरमियान फिर बहुत सारे बहानेबाजियां होती हैं, पुलिस के पास काम भी होता है, बहानेबाजी भी होती है। अब बहानेबाजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस मारपीट में जो लोग शामिल थे, जिनको 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, एक उसमें से फरार हो गया है। वो कंपनी यहाँ राखड़ का काम करती है। अब बालकों से राखड़ निकाल करके कोरबा के पूरे एक गांव को, एक बस्ती को, एक मोहल्ले को, जितनी गंध फैलाई उन लोगों ने, उन लोगों की उसमें भूमिका थी, उनके लोगों की। मैं नहीं कहता कंपनी ने ही करवाया होगा, वो तो जांच में पता लगेगा, अगर पुलिस ने जांच किया तो। वो उसके कारण ये मामला पूरा का पूरा अटका हुआ था। तो ऐसे पैसे वाले, ऐसे उद्योगपति, ऐसे व्यवसायी जो बिना काम का अपने यहाँ ऐसे आपराधिक तत्वों को रखते हैं, या उनको जानकारी हो जाती है कि ऐसा अपराध उनके यहाँ के लोगों ने किया है, तो उनको परोक्ष मदद देने वाले लोगों को भी उसमें मैं समझता हूँ कि प्रत्यक्ष भूमिका उनकी होती है। अगर हम जान करके भी अपराधियों को अपने यहाँ पनाह दिए हुए हैं, हमें नहीं मालूम था कि अपराध उन्होंने किया है, लेकिन हमें पता लग गया, तो हमको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी भी उसमें भूमिका रही। तो कोरबा शहर शांत है, इसको अशांत करने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो चाहे प्रशासन में बैठे हुए लोग हों या कोई बाहर से आया हुआ उद्योगपति हो, किसी और ज़िले से, बाहर से मतलब कोरबा से बाहर से, वो आके यहाँ अगर नौटंकी करता है तो उसका प्रतिकार करना हमारा धर्म बनता है। निश्चित रूप से तो बहुत गलत बात है, बहुत ही आपराधिक बात है मैं कहूँगा जी। और लेकिन उनकी मजबूरियाँ रहती हैं, कुछ ऐसे गुंडे पालने पड़ते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जिनको गलत काम करना होता है, एक शब्द कहूँ क्लियर, जिनको गलत काम करना होता है, तो इस तरह के उनका पालना उनका महत्व आवश्यक हो जाता है। गलत काम करने में कहीं दुविधा हो तो इनके नाम से उनको मुक्ति मिलती है। तो वो वैसी है, जितना आप राखड़ वाली बात बता रहे हैं, जो भी है, तो ऐसे लोगों को प्रेशर मिलता है, उससे किसका क्या नुकसान हो रहा है उसकी चिंता उनको नहीं रहती, अपना स्वार्थ जो रहता है वो महत्वपूर्ण होता है।
नहीं तो ठीक है, लेकिन ये भी कभी कभी होता है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जब जनमानस तैयार हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद तुमको भागे जगह भी नहीं मिलती, फिर तो क्या बुराई है, पनाह नहीं देने वाला मिलता कोई। तो अच्छी बात है ना, ये होना तो चाहिए। इस बात का ख्याल जनमानस तो तैयार हो, वो महत्वपूर्ण बात है ना, वो होता नहीं है। जी जी जी, वो नहीं होता। होगा होगा होगा। अब एक बात निकालिए तो आप बात करो, धीरे क्या धीरे जनमानस तैयार है? जी रेलवे का अभी चर्चा कर ले, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट लूँगा आपसे जी कि मुझे तो अभी जितना परिवर्तन होता है, चल तो कोई बात नहीं, ये गाड़ियाँ वैसा, ये गाड़ियाँ वैसा, उससे पहले से सूचना दे दी जाती है, चलो कोई संभावना है कि आदमी परिवर्तन करके ले ले। लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 7 दिन बंद किया उन्होंने, और केवल 2 दिन पहले बताया गया। आप कल्पना करिए कि 2 दिन पहले वो यात्री जिन्होंने पूरे इसमें यात्रा करने की योजना बनाई हुई, कहाँ जाएंगे, कैसे, कहाँ से उनको रिजर्वेशन मिलेगा, कहाँ से क्या व्यवस्था मिलेगी? आप कल्पना तो करिए, कितना बड़ा अपराध है। मैं तो रियली बोल रहा हूँ, मैं शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। क्यों नहीं, अपराध नहीं है क्या? आप किसी को पूरा रिजर्वेशन करवा ली हो, आप करिए, और वो छोड़ता है तो आप उसके पैसे काटते हो जी, आप उसके पैसे काटते हो कि उन्होंने गलती की, अपराध किया, और आप इस तरह छोड़ दिया। आपने क्या दिया कि लो टिकट वापस कर दिया। क्या उनको, हाँ ये होना चाहिए कि उनको दूसरी गाड़ियों में सुविधा दी जाए जिससे वो जा सकें, वो संभव नहीं हुआ। कितने लोग, क्या मैं एक और प्रश्न करूँ आपसे कि क्या इस अपराध के लिए उनके विरुद्ध कोर्ट केस नहीं हो सकता? कोर्ट में जाने में क्या बुराई है? बिल्कुल जाना चाहिए, क्या बुराई है, लेकिन जाना चाहिए। जनहित याचिका लगाई जानी चाहिए। हाँ, और खासतौर से यानी क्या है इन व्यापार, लेकिन क्या है, अपने में अकेला है जो नहीं गया, दूसरा अकेला है, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या रहता है, उसको संगठित तो हो नहीं पाते। यदि वैसी कोई व्यवस्था हो जाए, संगठित हो जाए, तो निश्चित रूप से रेलवे को, मैं मोदी की जितनी भी प्रशंसा करने, रेलवे की ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। लेट आना वो अलग छोटा मुद्दा है, चलो पहुँच तो जाते हैं जी, लेकिन ये मुद्दा जो है, इस तरह से गाड़ियों को एकदम से कैंसिल कर देना और उनको, यात्रियों को उनके भाग्य के ऊपर छोड़ देना, उनके नसीब पे छोड़ देना, ये मैं तो समझता हूँ रेलवे का, मोदी सरकार के बाकी सब जितनी प्रशंसा की जाए, लेकिन इसको क्यों ऐसा हो रहा है हमें समझ नहीं आया। क्यों मोदी के पास ये बात क्यों नहीं पहुँची कि इस तरह से शासन की तब, या तो उसके बाद बात नहीं पहुँच रही है, या किसी तरह कोई आंदोलन नहीं हुआ है, तो इसके लिए नहीं। अब उसमें मंत्रालय और जो रेलवे से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो ऐसी दलील वहाँ पे पेश करते होंगे, पहुँचाते होंगे कि भाई अभी हम तीसरी लाइन का काम कर रहे हैं, आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि मथुरा में काम चल रहा है, उसकी वजह से पहले कटनी का नाम लिया जा रहा था, भोपाल का नाम लिया, फिर हाँ भोपाल का नाम लिया गया, अभी कहा गया है कि मथुरा में काम चल रहा है, इसलिए इन ट्रेनों को रोका गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कायदे से तो हम उपभोक्ता हुए ना, हम आपको पैसा दे करके कोई सुविधा आपसे प्राप्त कर रहे हैं, और आपने सुविधा अचानक बीच में रोक दी, तो अब कहीं ना कहीं सुविधा रोकना अलग बात है, हाँ, लेकिन कहाँ जाएगा वो? नहीं, वही कह रहा हूँ, वही सुविधा, हाँ। जाने की सुविधा हमारी जो है, रेलवे से हम जाना चाहते हैं, सुविधा आपने रोक दिया, तो वो उपभोक्ता फोरम में भी जाया जा सकता है क्या? इसको भी अगर पता लगाया जाए तो पता लगेगा वहाँ, वो भी एक प्लेटफॉर्म, अगर आदमी जाए वहाँ तो वहाँ भी कर सकता है कि भाई मैं, उपभोक्ता फोरम पैसा दिलाएगा जी, तो सजा नहीं दिलाएगा। नहीं, ठीक है, वो भी तो एक तरीका है। नहीं, हाँ है, लेकिन इसके लिए तो देखिए क्या है, उनको एहसास होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अपराध है जी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ा अपराध है। उन यात्रियों के साथ जो बेचारे न मालूम किस तरह के गरीब आदमी होंगे, किस तरह के व्यवस्था वाले होंगे, क्या उनको व्यवस्था मिलेगी? अचानक कहाँ से मिलेगी जी, अचानक। चलिए फिर एक काम करते हैं, शुरू कर देते हैं। आप कह रहे थे, मेरे मन में चल रहा था कि हम लोगों ने संघर्ष किया था एक बार, तो हंसदेव एक्सप्रेस मिली थी, और लोग निरंतर, जब ट्रेन, मैं तो कभी स्टेशन पे जाता हूँ, कोई पुराने लोग मिल जाते तो बोलते हैं भैया कुछ करो आप लोग। ट्रेन में सफ़र करता हूँ, कोई मिल गया रायपुर बिलासपुर जाते समय, तो बोलते हैं कि ये देखिए ये व्यवस्था है, अगर आप लोग इसमें कुछ कर सकते हो तो करो। राजनेताओं से बात होती है, लोग भी बोलते हैं कि भैया हम लोग तो बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं, आप लोग आगे बढ़ो ना, हम लोग सब साथ में हैं। तो अब हमें लगता है कि अब आप लोगों के सामने तय करना पड़ेगा, प्रण करना पड़ेगा हम लोगों को भी कि चलिए कोशिश करते हैं, चलिए करते हैं कोशिश। ठीक है, आज बुधवार है, 2-3 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है, और मीटिंग बुला करके बात करके फिर लोगों से खतो किताबत करते हैं, और नहीं होगा तो फिर वही चरणबद्ध आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल अब आपके सामने एक कमिटमेंट है ना, इसी सप्ताह हम लोग बैठेंगे और आपके यहाँ ही बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कोरबा विकास समिति जो बनाई थी उसके आप संयोजक थे, मैं, किशोर शर्मा जी, राकेश श्रीवास्तव, रहितानंद अग्रवाल और श्रीकांत बुधिया जी।
थे, मतलब उस समय। अब अभी भी विकास समिति जागृत होगी तो फिर उसके बाद फिर वही, तो फिर कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई भी संरक्षक और सह संरक्षक रहे, महत्वपूर्ण वो नहीं है संयोजक। महत्वपूर्ण यह है कि हम एक सूत्र में बंद करके अगर हुंकार भरते हैं तो वो चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो चाहे इनकी सरकार रही, उनको मानना पड़ेगा। मेरे को जाना था अपना रायपुर दुर्ग जी, मैं यहाँ सुबह वाली गाड़ी में हंसदे में बैठा जी, वहाँ चापा तक पहुँचने में 1 घंटा लेट करिए। चापा जी, यहाँ से लेकर कोरबा से लेकर चापा पहुँचने में 1 घंटा लेट। तो जो मैं पकड़ना चाह रहा था वो गाड़ी निकल गई जी। और मुझे क्या तकलीफ हुई अलग मुद्दा है, लेकिन ये यानी कोरबा से चापा जाने में 1 घंटा लेट, बताइए। यानी मतलब तो आप ये तो कल्पना हम कर बहाने सकते हैं कि उर्गा में पैसेंजर नहीं, मेल एक्सप्रेस गाड़ियां उर्गा में खड़ी रहती हैं और सामने से मालगाड़ियां निकाली जाती हैं, इधर से भी आ रही इधर से भी आ रही। जो पूछो, एक बार तो मैं जूता लेके खड़ा हूँ स्टेशन मास्टर के पास, तो चांपा तक भेजा था वो। मुझे भी एक ट्रेन पकड़ना था रात को, स्टेशन मास्टर को बोला मारूंगा तुमको, तो बोले कि यहाँ से मेरी गारंटी है चांपा तक तुम्हें पार करा दूंगा, चांपा का आगे मैं नहीं जानता। मैं बोला उधर देखेंगे। तो 11 बजे ट्रेन मेरे को पकड़ना था, शिवनाथ 6 बजे यहाँ से 8:30 बजे छूटी थी। तो एक क्या वो पहुंचा दी और मैं पहुंचा हूँ और ट्रेन मेरी तुरंत प्लेटफार्म पे खड़ी पा गया। अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो ट्रेन छूट जाती। रहे तो हमारे साथ बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ। तो ये लड़ना पड़ेगा। ये जो आपने बोला ना जी, बहुत लोग इकट्ठे हुए जी, तब प्रभाव पड़ता है जी, तब असर होता है। और इकट्ठे होंगे लोग, कर लेंगे लोगों को इकट्ठा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो इकट्ठा है, पूरा कोरबा साथ देगा, वो अलग मुद्दा है। लोग इकट्ठा हैं, बस उनको बताना भर है, इकट्ठा हो जाते हैं, फिर एक जगह हो जाएंगे। मतलब मन उनका एकत्रित है, बस तन से उनको इकट्ठा होना है, कर लेंगे उसमें। इस बात में तो पूरा प्रदेश राष्ट्र तैयार हो जाएगा जी, कि एक गाड़ी को अचानक बंद करने की जो प्रवृत्ति आ रही है जी, वो टूटनी चाहिए। जी, जी, आप पहले से प्लानिंग के साथ कर रहे हैं तब ठीक है, आदमी व्यवस्था कर लेगा जी। उसमें दिक्कत है। अब टिकट क्या उस रेट में मिलेगी, जब संभावना होगी। कई समस्या है, लेकिन अब वो न मालूम रेलवे इस तरह की क्यों, उसके पास क्यों इस तरह की बात जाती नहीं है। असल बात वही, उसके पास इस तरह की बात जाती नहीं है कि इतनी बड़ी ऊपर तक नहीं जाती होगी, नीचे वालों को सबको मालूम। उनको माल ढोने से मतलब उनको अपना सीआर दुरुस्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमा के देना है तो कमा के दो, लेकिन हमारी अर्थी पे थोड़े ना कमा के दोगे। तो इस सप्ताह ही हम लोग बैठ करके कोई ना कोई निर्णय लेंगे और फिर आप सबको उससे वाकिफ कराएंगे। चलते चलते थोड़ा सा आनंद की भी खबर पर बात कर ली जाए। कोरबा में भागवत कथा चल रही है, रात को हम भी 4 घंटे तक आनंद लिए। कल भगवान कृष्ण का और भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया और बड़ा अच्छा माहौल था। पटाखे फूटे, बच्चों को टाफियाँ बांटी गई, खिलौने बांटे गए। वासन परिवार का अच्छा कार्यक्रम है। ये एक वातावरण जो अभी कोरबा में बना हुआ है, ऐसा ही एक वातावरण बनने की ओर अग्रसर है। वो है भगवान राम का 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी नवनिर्मित उनके भवन में भगवान राम के। तो वो जो कार्यक्रम बने हैं, वो कार्यक्रम को आप, कई बार लोग बोल देते हैं कि आप लोग तो एकदम हिंदूवादी संगठनों की भाषा बोल रहे हो। तो मैं कहता हूँ भाई, हिंदूवादी संगठन नहीं है, भारत की बात है। और चूंकि अब हम भी हिंदू हैं, सनातनी धर्म पे यकीन करते हैं, वही व्यवस्था बाप दादा ने दी थी, हम भी उसी का अनुपालन कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक उस तरफ मन जाता है। जो इस्लाम धर्मी हैं उनका उधर जाता है, हमारा इधर जाता है। वो भी हमारे प्लेटफार्म पे होते हैं तो भी अपनी बात करते हैं, हम लोग भी अपनी बात करते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं, हम किसी की बुराई थोड़े करें, हम तो अपनी बात करें ना। तो ये जो वातावरण बनता है, स्वाभाविक है कि सकारात्मकता इसमें होती है। इसमें नकारात्मकता को बिल्कुल प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोरबा की कथा, अब कोरबा की कथा में तो कल मैं उन लोगों से बोल रहा था कि परसों 4 लोगों की 4 महिलाओं की चैन चोरी हुई, परसों 3 महिलाओं की हुई थी। तो थोड़ा सा लोगों को कहिए कि धर्म के चक्कर में कहीं अपना नुकसान न कर लें, नहीं तो भगवान पे भी नाराज होते हैं कि देखो हम तो गए थे आपका गुणगान सुनने और हमारा, तो वहाँ नकारात्मकता आती है। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम अनाउंस कर देंगे, महिलाएं थोड़ा सतर्क रहें। वैसे ही ये राम के मंदिर के मामले में भी कुछ नकारात्मक भाव पैदा करने की कोशिश होगी, उसको सकारात्मक भाव देने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। नहीं, कोशिश सफल नहीं हुए ऐसे लोग। कोशिश होगी, ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हैं, मैं तो नहीं समझता। क्योंकि जहाँ तक राम मंदिर की बात है, पूरा देश जी, सनातन शब्द आपने बोला, सनातन जीते हैं, और सनातन पूरा देश के हिंदू जीते सनातन ही जी, कोई भी उससे अलग नहीं है जी। चाहे वो
तमिलनाडु का हो चाहे कहीं का भी हो, तमिल किसी भी देश का, कोई देश का नहीं, विश्व के जितने भी हैं वो सब इसमें सहयोग देंगे। और ऐसी कल्पना आपने क्यों की है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके लिए भी वो लोग बाधा बनेंगे या कुछ ऐसा षड्यंत्र रचेंगे, मैं नहीं समझता। नहीं, उसके लिए नहीं बनेंगे। जैसे चोरों का काम था वो जाकर के चैन चुरा ले गए, उनका काम है, अपना उनकी नीयत है, उनका जीवन जीने का तरीका वही है। तो ऐसे ही कुछ न कुछ ऐसी दूसरे कारण विघ्न डालेंगे तो वो नकारात्मकता मन में आती है। हर एक का अपना व्यवसाय है जी, उनका व्यवसाय वही है चोरों का। जैसे आतंकवादियों का भी व्यवसाय है, आतंकवादियों का व्यवसाय है, कुछ हरकत ऐसी व्यवसाय नहीं है, आतंकवाद भी व्यवसाय नहीं है। नहीं, वो भी व्यवसाय मानता हूँ। आप वो गलत, उनको भी तनख्वाह मिलती है भाई। नहीं वो अलग मुद्दा हो गया, वो भी तो व्यवसाय कर रहे हैं। नक्सलवाद व्यवसाय हमारे यहाँ अब व्यवसाय हो गया है, कोई नक्सलवाड़ी की भावना नहीं रह गई है। वो सब व्यवसाय वाली बात सब गलत है इनके साथ जोड़ना जी। और कम से कम ये तो क्या है, वो देखिए स्वाभाविक है यहाँ, तो इसलिए उससे रुकना, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने जो, जैसा आपने कहा, सावधान करना, तो वो एक होना चाहिए। अब लोग अपना सावधानी रखें और सावधानी रखने के बाद भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए उसको वैसा नहीं सोचे। लेकिन सबसे अच्छी खबर आपको बताए, वहाँ वाकई में अधिक से अधिक लोग जाएं हमारे यहाँ से। लेकिन समस्या ये है कि 22 जनवरी को देखने का तो अवसर मिलेगा नहीं, बहुत वो तो बहुत मुश्किल है। और 22 जनवरी का आप हफ्ता 10-15 दिन नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वहाँ जो उन्होंने उसका विकास किया है, एयरपोर्ट का दिखा रहे थे, वास्तव में एयरपोर्ट हुआ, स्टेशन हुआ, और ये व्यवसाय जो कर रहे हैं वास्तव में एक बहुत बड़ी योजना के साथ, और बड़े यानी इसमें कोई शंका नहीं, ये पूरा राम का मंदिर ही नहीं होगा, ये राम का राजमहल होगा, जहाँ हर सुविधा आपको मिलेगी। जी। अभी तो मैं 2 महीना पहले होके आया था, तो वहाँ तो यही, यहाँ भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है, जहाँ देखो वहीं खुदा है वाली स्थिति थी। तो मतलब अभी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अब जनवरी, अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं, 1 महीने बाद वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो जिस तीव्र गति से काम चल रहा था, उसको अंदाज़ा लगा सकता हूँ यहाँ बैठ करके कि जो दिखाया जा रहा है वो तो कुछ एरिया का दिखा दे रहे हैं, स्टेशन या एयरपोर्ट का बन चुका है, हाँ, वहाँ का दिखा दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी काम वहाँ पे है, सड़कों का और भी मंदिरों का जीर्णोद्धार जो आसपास का चल रहा है, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसका भी 2 तल के बाद जो वहाँ पे अभी भी चारों तरफ आपको बांस बल्ली फैली नजर आएगी, तो वो खैर वो उस दिन नहीं आएगी। हाँ, वो तब तक तो काफी काम हो जाएगा। नहीं, निश्चित। तो देखिए जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ये तो होगा जी। और जितनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो आप कल्पना कर, बाकी व्यवस्थाएं जो उनके हाथ में हैं वो सब संभव होगी, पूरी की जाएगी। रोड, सड़कें हों, व्यवस्थाएं हों, रहने की व्यवस्थाएं हों, रहने के लिए कितने का वो कुटीर रूम बना रहे हैं, टेंट के रूम बन रहे हैं अलग अलग, तो वो व्यवसाय करने में तो पूरी तरह वहाँ तैयारी है, इसमें कोई शंका नहीं। उसके बाद भी अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि आदमी सोच के पहले से योजना बना के नहीं जाता, अचानक पहुँचते हैं, लाखों पहुँचेंगे, ऐसे लाखों पहुँचेंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं नहीं, मुझे लगता है कि पहले रोक दिया गया है, तो कुछ लोगों को जो उनको रोकने की व्यवस्था भी वहाँ की जाएगी। और ये अभी तो पता ही लग रहा है कि चाहे वो अयोध्या तो छोड़िए, अयोध्या के बाहर आप लखनऊ हो, कानपुर हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, होटल सारे बुक हो गए हैं। होटलों में कोई जगह नहीं, यहाँ सारे होटल बुक हो गए हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो अच्छे होटल 3 स्टार वगैरह, बनारस में तो उधर तो 5 स्टार भी हैं, तो जिनका मान लीजिए 24,000 25,000 रेट था ना, अब वो चला गया है 4 लाख 5 लाख तक, तब भी बुक है। क्या बात है। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर गुंजाइश हो तो बताइए। तो अयोध्या में तो यही स्थिति हो गई कि जिन लोगों ने बुक करवा लिया था उनको ये कह दिया गया कि भाई हमको तो ये कहा गया है प्रशासन की ओर से कि 19 से लेकर और 24 तारीख तक आपका होटल हमारे अधीन रहेगा, हमको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो आप अगर कहीं किसी होटल में आपने रूम लिया है ना, तो कोई भरोसा नहीं है कि आपको कह दिया जाए कि रूम छोड़ो, सरकार के अधीन है, यहाँ पे उनके मेहमान आके रहेंगे। तो वो व्यवस्था अभी से नहीं जाना चाहिए, अभी तो आम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख तो खाली विदेशी होंगे उस दिन। राम जी खुद भला करेंगे जी, बिल्कुल हाँ, वो तो ठीक है। अब हम लोग तो सब प्रयास, देखिए भाई मैंने जैसे बताया कि कितने लोग ऐसे जाएंगे जो इन व्यवस्थाओं के साथ नहीं जाएंगे, अचानक जाएंगे, ऐसे लाखों होंगे हर बार।
जी। डेली ऐसे 50,000 लाख लोग आएंगे। अभी 50,000 लोग कम से कम जा रहे हैं पर डे। फिर वही इसलिए वो अव्यवस्था में शासन कुछ नहीं कर सकता जी। जितनी नहीं संभावना। तो मान के जाएं फिर कि सड़क के किनारे सोना पड़ेगा, पेड़ पे चढ़ के सोना पड़ेगा, तो ये मान के जो जा रहे हैं उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन सुख सुविधा हमें मिलेगी मान करके अगर जाते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि वहाँ फिर आपको निराशा ही मिलेगी। और इसके बाद आप जाइए आराम से, भगवान राम वही हैं, वही रहेंगे, मंदिर वही रहेगा। मंदिर तो कई हजार साल के हिसाब से बनाया गया है, तो हमारी और अधिक विकसित दिखेगा। जी। हमारी आपकी जिंदगी में जो भगवान ने अगर अवसर दिया तो हम जरूर जाएंगे वहाँ, दर्शन करेंगे, लेकिन थोड़ा आराम से। ये आपको अवसर क्या दिया, हमें जाएंगे। नहीं ठीक है, ये है कि 4 महीने बाद जाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हमारा मन तो है लेकिन उनकी भी तो इच्छा होनी चाहिए। नहीं वो तो आज भी बुला रहे हैं आपको। आज भी बुला रहे हैं। उनकी भी तो इच्छा होनी चाहिए कि हमारे यहाँ कई बार हम लोग कोई योजना बनाते हैं ना कि यहाँ यात्रा में जाना है, लेकिन कुछ न कुछ विघ्न पैदा हो जाता है, तो फिर यही कहते हैं, बुजुर्गों ने तो यही कहा है कि भाई उनकी आज्ञा नहीं थी इसलिए गड़बड़ हो गया, कुछ न कुछ बहाना हो गया, तो उनकी भी आज्ञा हो, हमारा मन भी हो, तो सब कुछ ठीक होगा। और भगवान राम के बहाने ही सही हम कम से कम आपस में हमारा भ्रातृत्व प्रेम और बढ़े, ईश्वर से यही कामना है। और बढ़ रहा है धीरे धीरे। जिन लोगों को ये लगता था कि कहीं सरकार में बैठे हुए लोग हमें परेशान करेंगे, जब वही उनके गले लगते हैं तो उनकी तकलीफ दूर हो जाती है। उनको लगता है शंका नहीं, जिस स्पीड से, जिस गति से काम हुआ है जी, वह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इतना बड़ा महल और इतनी व्यवस्थाओं के साथ, इसमें कोई शंका नहीं, एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है जी। एक केवल 1.5 साल में इतना बन जाना और इस तरह से बन जाना, पूरी व्यवस्था के साथ जो बना है वो वास्तव में यानी प्रदर्शनी के लायक है। एक एक चीज़ विशेष, एक एक पत्थर, एक एक मूर्तियाँ उसमें पत्थरों में, कितना समय लगा होगा। लेकिन हाँ नहीं तो उस मंदिर का ही होता तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको पूरा एक कम से कम 2 जिले को करेक्ट उसकी सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना, सड़क से लेकर के हाँ सारी मतलब A to Z व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये साधारण बात नहीं है। और उस दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते अब जहाँ तक पहुँचे हैं लोग, मैं बताया ना 2 महीना पहले ही हम लोग गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, तो उससे कल्पना की जा सकती है कि कितना तीव्र गति से काम हुआ है और कितना तीव्र गति से काम हो रहा है। और कल्पना में रहिए और जब अवसर मिले तो वहाँ जाइए। और 22 जनवरी को मैं तो रोज आह्वान कर रहा हूँ, क्योंकि राम भक्त हूँ भाई, कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 22 जनवरी को भगवान राम के जन्म स्थान पर हम नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर को ही भगवान राम का मंदिर बना ले, जन्म स्थान बना ले 22 जनवरी को। और उसके पहले बहुत सारे आयोजन कोरबा में होने, उसमें अपनी तन मन धन से भागीदारी सुनिश्चित कर ले, तो आप यहीं अयोध्या का आनंद प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भाव सबके मन में आना चाहिए। चलिए, ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और धन्यवाद भैया आपने समय निकाला, शुक्रिया इसके लिए। बहुत चर्चाएं हुई और बहुत खुले रूप से चर्चाएं हुई, कई अपने मन की बात भी आपने की, हमने भी की। चलिए, बहुत अच्छा लगा, अपने मन की बात करने का अवसर मिला। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद उसके लिए।